संख्या लिखी 4499। इसमें दो चीजें आई, संख्या का एक मान होता है जातीय मान, एक होता है जातीय मान, एक होता है स्थानीय मान। क्या होता है? स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। क्या? प्लेस वैल्यू। और जातीय मान को हम लोग क्या करते हैं? कास्ट वैल्यू कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कास्ट वैल्यू। जाति वाला कास्ट नहीं, जो हम लोगों ने बना रखा भारत में जातीय व्यवस्था, ये कास्ट वैल्यू। तो इनके बीच में हमें डिफरेंस, क्योंकि इस काफी टाइम हमको क्वेश्चन इन पे भी मिले हैं, स्थानीय मान और जातीय मान। तो जैसे हमारा ये है, लिखा है हमारा 4499। तो इसमें अगर हम देखें तो इनका जातीय मान क्या है? इनका स्थानीय मान यानी 4 इसका क्या है? जातीय मान है। इस 4 का जातीय मान 4, इस 4 का 9 का जातीय मान 9, इस 9 का जातीय मान 9। ठीक, यानी उस अंक की क्या वैल्यू है वही उसका जातीय मान होता है। क्या होता है? वही उसका जातीय मान होता है। और स्थानीय मान क्या होता है हमारा? ध्यान से देखें, जैसे स्थानीय मान में इस 4 का स्थानीय मान क्या है? 4 और 1 2 3 यानी 4000 है। तो क्या है? इस 4 का स्थानीय मान क्या है? 4000। कितना है? 4000। और इस 4 का स्थानीय मान कितना है? 400। कितना है? 400। इस 9 का स्थानीय मान कितना है? 90। और दूसरे वाले 9 का स्थानीय मान कितना है? 9। कितना है? 9। तो ये इसके स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होते हैं? उस स्थान पर उसकी क्या वैल्यू है, उस स्थान पर उसकी क्या वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू, उसकी प्लेस वैल्यू हमारी प्लेस वैल्यू क्या हुई? उस स्थान पर उस अंक की क्या वैल्यू है, क्या मान है। जैसे यहाँ 4, इस 4 का क्या मान है? 1000, क्योंकि ये 1000वें स्थान पर था। इधर से हम लोग पढ़ते नहीं क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसी तरह बढ़ते हुए हम लोग दाहिनी तरफ से बाईं तरफ को चले जाते हैं। ठीक है ना? तो यही हमारा स्थानीय मान और जातीय मान होता है। अच्छा, इस चीज को बताने के पीछे एक पर्पज भी था, क्योंकि छोटी छोटी परीक्षाओं में कभी किसी चीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यही हम पूछ लें आपसे, क्या पूछ लें? 4 के स्थानीय मानों का योग। क्या पूछ रहा है? दोनों 4 के स्थानीय मानों का योग। तो पहले 4 का स्थानीय मान कितना है? 4000। दूसरे 4 का स्थानीय मान 400। कितना हो गया? 4400 हो गया। कितना हो गया? 4400। और पूछ ले दोनों 4 के स्थानीय मान और दोनों 4 के जातीय मान का अंतर कितना होगा। देखो दोनों 4, ये 2 4 है, तो इसका जातीय मान 4, दूसरे का जातीय मान 4, 4 4 कितना हो गया? 8। इन दोनों का जातीय मान कितना हो गया? 8। और स्थानीय मान कितना हो गया? 4400। इनका अंतर पूछा तो क्या होगा? 4400 से हम क्या करें? 8 घटा दें। क्या घटा दें? 8। 10 से 8 गए, यहाँ कितना आ गया? 2। यहाँ कितना बच गया? 9। और यहाँ कितना? 3। यहाँ कितना? 4। 43,4392। यही अगर क्वेश्चन बढ़ा दिया जाए 7,600, 7 या 76,492, इतना लिख दिया। और इसमें पूछा कि 6 के स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना है? 6000। और 6 का जातीय मान कितना है? 600। कहते इन दोनों के बीच का अंतर बताओ। तो क्या करेंगे? अंतर बता देंगे। 600 घटा देंगे, क्या होगा? 10 से 6 गए 4, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ कितना बचा? 5। यही हो जाएगा इसका स्थानीय मान। और स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर। तो छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह से कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए हमने क्या लिया जाना? जातीय मान और स्थानीय मान। जातीय मान और स्थानीय मान। जातीय मान मतलब कॉस्ट वैल्यू, स्थानीय मान मतलब उस स्थान पे उस अंक की क्या वैल्यू है, उस स्थान में हम संख्याओं के बारे में फिर से, जैसा कि हम लोग जान रहे थे, क्या जानना चाह रहे थे। पहला आता है हमारा, जब सबसे पहली बात करते हैं हम लोग किसकी? प्राकृतिक संख्या, क्योंकि हम सबसे पहले प्राकृत से जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक संख्या, सबसे पहली संख्या हम क्या लेते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। क्या लेते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं।
इनको अंग्रेजी में क्या, नेचुरल नंबर क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? सबसे पहले क्या हुआ था भाई, प्राकृतिक संख्याएं, जैसे हमने क्या बताया कि हम लोग संख्याओं का उपयोग किस लिए करते थे, चीजों को गिनने में। तो गिनना हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, गिनना हम लोग कहाँ स्टार्ट करते हैं, जैसे किसी कहें संख्याएं बहुत सारी रखी हैं, 8-10 ठू रखी है कोई चीजें, तो हम लोग कहाँ स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास एक मार्कर है, तो मार्कर है तो हम क्या करेंगे, ये इसको कहेंगे क्या, एक, फिर दूसरे को 2, फिर तीसरे को 3, हम क्या कहेंगे 1, 2 और 3, 3 संख्याएं हो गई हमारे पास। तो अब हम मतलब नेचुरल नंबर की बात करें, प्राकृतिक, यानी अगर प्रकृति में कोई चीज पाई जाती है तो उसको हम कहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, गिनना तो कहाँ स्टार्ट किए, 1 से। तो जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, 1 से स्टार्ट होती है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसी तरह आगे बढ़ते हुए अनंत तक चले जाते हैं। क्या करते हैं, अनंत तक चले जाते हैं। इन संख्याओं की खोज सिर्फ गणना के लिए हुई थी। किस चीज के लिए हुई थी, गणना, चीजों को गिनने के लिए इन संख्याओं की खोज हुई थी। तो अगर पूछा जाए सबसे पहली प्राकृतिक संख्या थी क्या है, ये हमारी क्या है, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है, यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1। और लास्ट नेचुरल नंबर, लास्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, लास्ट नेचुरल नंबर इसका कोई वैल्यू नहीं है, यानी इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट को कभी फाइंड किया ही नहीं जा सकता, क्या होगा इनफाइनाइट, यानी इसका आंसर क्या होगा, नॉट फाइंड या नॉट डिफाइंड। ठीक, इसकी वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते, नॉट डिफाइंड है। तो प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर क्या होती हैं, जहां से हमारी गिनती की शुरुआत होती है। और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या है उसका अगला अंक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम एक जोड़ देते हैं। जैसे 3 है, 3 में एक जोड़ा क्या मिला, 4, 4 है, 4 में एक जोड़ा क्या मिला, 5, 5 है, 5 में एक जोड़ा क्या मिला, 6। अब हम ये नहीं करें 3 + 1 4, ये से हम क्या कहें, 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5, 5 + 1 = 6, 6 + 1 = 7। इसी तरह मतलब किसी भी संख्या में, यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दो तो उसकी अगली प्राकृतिक संख्या में प्राप्त हो जाती है। और शुरुआत कहां से होती है, 1 से। 1 हमारी क्या है, फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1। और लास्ट नेचुरल नंबर क्या है, फाइंड नहीं की जा सकती, क्या नहीं की जा सकती है, फाइंड नहीं की जा सकती है। जहां से हम गणना की शुरुआत करते हैं, गिनना शुरू करते हैं, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगला है पूर्ण संख्याएं, क्या कहलाती हैं, पूर्ण, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर। हमने क्या पढ़ा कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहां स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके आगे चले जाते हैं इनफाइनाइट तक। तो हमारी क्या है, सब प्राकृतिक संख्या है। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हम क्या करें, 0 जोड़ दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, होल नंबर यानी W। होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ एक चीज हम देखें तो क्या है, पूर्ण संख्याओं में होल नंबर में हमने क्या बताया, सिर्फ नेचुरल नंबर के आगे 0 लगा दो, वो क्या हो जाएगा, होल नंबर। तो यानी 1 से लेके ये सब क्या है, अगर हम कहें तो नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर है, ये सब हमारी क्या है, नेचुरल नंबर। केवल 0 एक ऐसी संख्या है, इट इज अ नॉट अ नेचुरल नंबर, क्या है, नॉट अ नेचुरल नंबर, क्या है, नॉट अ नेचुरल नंबर, ये चीज है। ठीक, अब 0, अच्छा नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक, नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 के बारे में एक प्रॉपर्टी ये है, जैसे 1 है इसमें 0 जोड़ो तो क्या मिलेगा, वही संख्या मिल जाएगी। 2 है इसमें 0 जोड़ो तो क्या है, 2 ही मिलेगी।
3 है, इसमें 0 जोड़ो तो क्या मिलेगा 3। यानी 0 की प्रॉपर्टी क्या है, 0 यदि किसी नंबर के साथ जोड़ा जाता है तो वही का वही नंबर मिल जाता है। क्या है, 0 जब किसी नंबर के साथ जोड़ा जाता है तो वही नंबर हमें प्राप्त हो जाता है। तो पूर्णांक संख्या, अब इनमें हम वही प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख सकते हैं। आप लोग इस चीज को अप्लाई करके देखिएगा कि ये चीजें फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। क्रम विनिमय नियम, वितरण नियम, बंटन नियम, कौन कौन सा नियम इसमें फॉलो कर रहा है, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्णांकों की। क्या बात करेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, तो अगला पूर्ण संख्या समझ गए कि नहीं, पूर्ण संख्या जब समझ गए तो अगला जो नंबर होता है पूर्णांक, पूर्ण अंक। पूर्णांक यानी पूर्ण रूप से अंक, पूर्णांक, पूर्णांक यानी इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, हमने पढ़ा क्या, अभी तक पढ़ा 0, भाई हमने क्या पढ़ा 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक मैंने पढ़ रखा है भाई। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, 0 लगा दिया, होल नंबर हो गया। अब होल नंबर की जरूरत क्या पड़ी, कैसे पड़ी, जैसे आप हैं, हम हैं, सब लोग हैं, हमारे पास अगर धन है तो हम पॉजिटिव हैं, पैसा है, ठीक है, कोई चीज है अगर संख्या हमारे पास है तो हम पॉजिटिव हैं। अगर हमारे पास नहीं है, जैसे मान लो एक रोटी है, एक रोटी हमारे पास है, जब तक वो रोटी हमारे पास है ठीक है, हमने एक रोटी हमारे पास प्लस में है कि हाँ प्लस, प्लस का मतलब कोई चिन्ह नहीं लगे, इसका मतलब प्लस पॉजिटिव है। लेकिन हमारे पास रोटी नहीं थी, हमें भूख लगी थी, क्या लगी थी, भूख लगी हुई थी। तो भूख लगी तो हमने क्या किया, अपने एक मित्र से एक रोटी ली, अपनी भूख मिटाई, ठीक है, अपनी भूख मिटाई। तो यहाँ हमने अपनी भूख मिटाने के लिए एक रोटी तो ले ली, लेकिन उस रोटी को किसी मित्र से ली, अगली बार उसे लौटाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको जानने के लिए कि हमने ये एक जो लिया है किसी और से लिया है, उस एक को, उस ऋण को दर्शाने के लिए, उधार को दर्शाने के लिए क्या हुआ, माइनस चिन्ह का उपयोग किया गया। तो 0 तक तो हम देख ही रहते हैं। अब क्या हुआ, यहां से -1 स्टार्ट हो गया, फिर -2, फिर -3, फिर -4, इस तरह इनफाइनाइट तक, -इनफाइनाइट तक की संख्याएं आ जाएंगी। इधर उधर गया तो प्लस इनफाइनाइट। इन्हीं सब संख्याओं को मिला के हमारा क्या बन जाता है, पूर्णांक यानी पूर्ण अंक बन जाता है, ठीक है, पूर्ण अंक बन जाता है इन्हीं संख्याओं को। तो पूर्ण संख्याएं पूरी तरह से समझ में आई है नहीं आई, पूर्णांक कौन सी होती हैं, 0 से, 0 को हम मिड में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं, ये हमारा मिड का टर्म है, सबसे बीच का टर्म है। इससे हम जितना आगे जा सकते हैं उतना ही पीछे भी जा सकते हैं। तो अगर हम इन सबको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें तो क्या होगा, एक लाइन की संख्या रेखा पर प्रदर्शन क्या होता है, एक लाइन खींचते हैं, ठीक, इसमें हम 0 को बीच में किए, इधर गए दाहिनी तरफ जब जाते हैं पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, इस तरह 7 इनफाइनाइट तक। इधर जाए तो -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब हम क्या है, अगर हम कहीं संख्या कहीं पर बैठे हैं, मान लो यहाँ हम बैठे हैं, हमें आगे बढ़ना है, जैसे -3 में बैठे हैं, आगे बढ़ना है तो -3 में क्या की, एक जोड़ दिए तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, -2 पे। अब मान लो -2 पे बैठे हैं, 1 पे जाना है तो क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, -1 पे। -1 पे बैठे हैं, फिर क्या किया, एक जोड़ दिया, एक तो कहाँ मिल जाएंगे, 0 पे। 0 पे बैठे हैं तो 0 पे एक जोड़ दिया तो कहाँ मिल जाएगा, 1। तो यानी अगर हमें आगे बढ़ना है, कहाँ जाना है, दाहिनी तरफ, यहाँ से, ऐसे यहाँ खड़े हैं, मान लो अब यहाँ अगर ऐसे खड़े होते तो इधर जा रहे हैं, किधर, तो बाईं तरफ, इधर जाएंगे तो दाहिनी तरफ। लेकिन अगर ऐसे खड़े हैं तो दाहिना इधर हुआ, बायां इधर हुआ। तो आप अपने हिसाब से दाहिना और बायां समझते हैं क्या, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो बायां ये हुआ और दाहिना ये हुआ। अब बोर्ड पे लिख रहे हैं तो क्या होगा, दाहिना इधर और बायां इधर। तो हम दाहिनी तरफ अगर जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक जोड़ना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, एक
जोड़ना पड़ रहा है। अगर बाईं तरफ आ रहे हैं तो क्या हो, एक घटाना पड़ रहा है, एक कम करना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है। तो अगर हम देखा जाए तो 0 के दाहिनी तरफ क्या है, पॉजिटिव, और 0 के बाईं तरफ क्या है, नेगेटिव। अब हमने क्या क्या पढ़ी, 3 चीजें पढ़ रखी हैं। क्या क्या पढ़ी हैं, 3 चीजें। 3 चीजों में क्या क्या पढ़ रखा है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या, 0 यहां से हमारा क्या है, ये यहां से लेके बाकी सब क्या है, नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट तक ये क्या है, नेचुरल नंबर। और यहां से लेके 0 से लेके क्या है, होल नंबर। ठीक, और उसके बाद क्या है, ये सब पूरा हमारा क्या हुआ, इंटीजर या जेड या आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते, जेड या आई से। इसको हम क्या करते हैं, जेड या आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इधर देखें तो ये क्या है, निगेटिव इंटीजर, सॉरी निगेटिव इंटीजर, ये क्या है हमारा, निगेटिव इंटीजर। और यहां से इधर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। और 0 क्या है, ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव, ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव, ये क्या है, न्यूट्रल है। तो हम कल एक हमारा जो है कोई एक मित्र है अभय भाई, हमारे एक अभय को, अभय ने एक रिप्रेजेंट मतलब एक सलाह दी। उन्होंने ये बताया था, जातीय मान वाला था, तो जातीय मान को उन्होंने बताया कि ये फेस वैल्यू के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम फेस वैल्यू और कास्ट वैल्यू दोनों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सम संख्याएं और विषम संख्याएं तो आप जानते ही होंगे। सम संख्याएं, सम संख्याएं यानी इवन नंबर, विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर, विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर, ठीक। तो सम संख्याएं जैसे जान लें कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य होती हैं। क्या होती हैं, 2 से विभाज्य, वो चाहे प्लस की हो और चाहे माइनस की। तो सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, +-2, +-4, +-6, +-8, +-10 एक्स्ट्रा, इस तरह इनफिनिट तक चले जाते हैं। और इसी तरह विषम संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं। जैसे +-1, +-3, +-5, +-7 एक्स्ट्रा 7, +-9, +-11, ये सब यहाँ से भी इनफिनिट तक चली जाती है। तो ये संख्याएं हमारी इवन नंबर कहलाती हैं, और ये क्या कहलाती हैं, ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं हमारी हैं 1 से लेके 2 के अंतराल पर, यानी 1 + 2 3, फिर 3 + 2 5। सब में क्या करते हैं, 2 ऐड करके, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो। सम संख्याएं भी चाहे प्लस की हो और या माइनस की हो, वो हमारी क्या कहलाती है, 2 के अंतराल पर रहती हैं, 2 से स्टार्ट होती है। तो 2 +-2 +-4 +-6, इसमें ना सबसे छोटी सम संख्या पता कर सकते हैं ना सबसे बड़ी सम संख्या पता कर सकते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि 2 के बाद प्लस माइनस है, तो माइनस की तरफ छोटी होती चली, बड़ी होती चली, छोटी होती चली जाती है, और प्लस की तरफ क्या होती है, बड़ी होती चली जाती है। इसका भी एक नियम है, सबसे छोटी विषम संख्या भी नहीं बना सकते और सबसे बड़ी विषम संख्या भी नहीं बना सकते। हम लोग क्या है, सिर्फ जान सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं वे हमारी सम संख्या कहलाती हैं, और जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो हमारी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जिनको हम बटे के फॉर्म में रख सकते हैं, यानी हम जिनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में, ठीक है। इसको हम काहे के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में। और P और Q हमारी कहां से बिलोंग करती हैं, इंटीजर से। इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक कौन से थे हमारे, पूर्णांक को हम रिप्रेजेंट करते थे या तो Z से
और यह आई से। पूर्णांक को हम किसे रिप्रेजेंट करते थे, इंटीजर को हम आई से रिप्रेजेंट करते थे या जेड से रिप्रेजेंट करते थे। यानी अगर हम संख्या को p अपॉन q के फॉर्म में लिखें, p और q किससे बिलोंग करें, इंटीजर से यानी पूर्णांक से। लेकिन एक शर्त इसमें और थी, क्या, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो भाग वाला फॉर्म है ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तब ये हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या के बारे में हमने क्या सीखा कि ऐसी संख्याएं जिनको p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। p और q हमारा पूर्णांक यानी इंटीजर से बिलोंग करता है और q इज नॉट इक्वल टू 0। इतनी कंडीशन इस पूर्णांक की है। ठीक है, अब इस पूर्णांक के बारे में हम थोड़ा और जानते हैं। पूर्णांक क्या कहता है, जैसे हमने क्या देखा अभी तक, इंटीजर्स देखे। इंटीजर क्या थे हमारे, इंटीजर वही थे ना, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह, -1 -2 -3 -4 इस तरह इनफाइनाइट। ये इधर माइनस इनफाइनाइट तक और इधर क्या है, प्लस इनफाइनाइट तक। ये कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक। ये सब हमारी क्या है, परिमेय संख्याएं ही हैं, क्योंकि इनके बटे में हम क्या लिख सकते हैं, सबके बटे में एक हम अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सबके अपॉन में एक ऐड कर सकते हैं। यानी हमने क्या देखा कि जो इंटीजर होते हैं यानी पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णांक यानी आई या इन्हें जेड कहते हैं। ये दोनों हमारे हैं क्या, परिमेय संख्याएं। ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्याएं। और दूसरी परिमेय संख्याएं क्या, जैसे कोई भी है पूर्णांक होना चाहिए, जैसे 5/6 7/8 15/16, ये सब हमारी क्या है, पूर्णांक संख्याएं। बस एक कंडीशन से फॉलो करना है, 15/0 इज नॉट अ क्या, परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। कौन सा, 15/0। रेशनल नंबर को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, q से। यानी अगर हमारा कहीं अगर q मिल जाए, बड़ा वाला q फॉर्म में, कैपिटल लेटर में q मिल जाए, इसका मतलब मैथ की बात मैं कर रहा हूं, मैथ में अगर कहीं q मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस चीज को जान लिया होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इसको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तक मैंने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था। क्या बोलते हैं, पूर्णांक को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था, पूर्णांक को भी, नेचुरल नंबर को भी और होल नंबर को भी हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था। देखते हैं जैसे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये हमारा एक लाइन है, तो इसे वही 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इधर -1 -2 -3 -4, ये चीजें हुई। ठीक, तो अब अगर हमको लिखना क्या है, 1/3। क्या करना है, 1/3। ये तो हमारी परिमेय संख्या है ना, क्या, p = 1 है, q = 3 है, q इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। p 1 है, q 3 है, तो 1 and 3 is belongs to क्या, इंटीजर या i या z, यानी इंटीजर या z से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 3 हमारा इंटीजर से बिलोंग करता है और q 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हमारा जो 1/3 है ये रेशनल नंबर है। अब इस रेशनल नंबर के बारे में ये चीज तो जानते होंगे कि 1/3 का मतलब क्या होता है। 1/3 का मतलब, 1/3 से आप क्या जानते हैं, सीधी सी बात है, क्या करते हैं, किसी संख्या का हम क्या कितने भाग करते हैं, 3, जितना अपॉन में रहता है। जैसे 1/4 है, 1/8 है, ये सब चीजें क्या है, हम ये हर वाला क्या, इसको किसी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कोई संख्या है, कोई वस्तु है, कोई, उसको हमने कितने, हर वाले भाग में कन्वर्ट किया, तोड़ा। जैसे एक है रोटी है या एक कोई कागज का टुकड़ा है, उसको मैंने 3 भाग में, 3 बराबर भाग में तोड़ा, 3 बराबर भाग में लिया और ऊपर वाला भाग क्या हमने उसमें से टेक कर लिया, कवर कर लिया। ये हमारा क्या कहलाता है, 1/3। यानी ये वाला जो भाग कहलाएगा
ये क्या कहलाएगा 1/3। इसी तरह 1/4 क्या होता है, किसी वस्तु के किसी संख्या के 4 बराबर टुकड़े किए, उसमें से क्या किया हमने, एक भाग ले लिया, वो हमारा क्या कहलाता है 1/4। 1/8 का मतलब क्या हुआ, वही एक संख्या, और इसके कितने टुकड़े कर दिए, 8 टुकड़े कर दिए, और उनमें से एक टुकड़ा मैंने ले लिया, तो ये क्या कहलाया 1/8। तो अब 1/3 को हम कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर लाइन पर। तो एक के ही यानी 0 से 1 के बीच के, इसको हमने क्या किया, 3 बराबर भागों में डिवाइड किया। तो 1 हो गया, 2 हो गया, कितना 1 2 3, 3 भाग हो गए ना। इसको 3 बराबर भाग में हमने डिवाइड किया, उसमें से 1/3 यानी 1 भाग मैंने ले लिया, तो ये क्या होगा, ये वाला भाग, इस भाग को हमने क्या कह दिया कि ये जो होता है किसमें आता है, यही हमारा 1/3 है। ठीक है, अब 2/3 अगर हमने 2 भाग ले लिए होते तो ये हमारा क्या होता, ये वाला भाग हो जाता 2/3। तो इसको हम नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं आप लोगों ने देखा। और जैसे हमने क्या लिखा, 24/16, क्या लिखा 24/16, 16/24, 1/3, 4/6, 8/15, 15/9, और कोई ले लें 22/11। ये संख्याएं हमने लिखी। परिमेय संख्याएं सब हैं कि नहीं, देखो सब 24 हो, 16 हो, 24 हो, 1 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 8 15 15 9 22 11, ये सब हमारी क्या है, किससे बिलोंग करती हैं, जेड से या आई से। जेड या आई से बिलोंग करती हैं, यानी ये क्या है, इंटीजर हैं हमारी। ठीक है, इंटीजर हैं, मैंने कहा हाँ इंटीजर हैं। ठीक, या आप लोगों ने देखा कि हाँ इंटीजर हैं। और उसके बाद देखो क्यू की जगह जो भी संख्याएं हैं नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये सब हमारी क्या है, परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर हैं। लेकिन यहां भी मैंने क्या देखा, इनका एक सरलीकरण रूप होता है। यहां चीजें कुछ देखें हम, जैसे 1/3 है, क्या है 1/3, 1/3 के ऊपर यानी अंश में और हर में दोनों जगह मैंने 2 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 2/6। अच्छा 2 से ना करके 3 से कर दो, अच्छा 1 को गुणे 3 कर दिया, 3 को गुणे 3 से कर दिया, क्या होगा 1/9, सॉरी 3/9, कितना आ गया 3/9। इसी तरह 1 गुणे 4 कर दिया, 1 गुणे सॉरी 3 गुणे 4 कर दिया, कितना होगा 4 1 कम 4 4 3 12 यानी 4/12। यानी एक ही संख्या को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 1/3। यानी यहाँ अगर हम कहें तो क्या है हमारे पास कि 1/3 किसके बराबर है, 2/6 के, और ये 3/9 के बराबर भी है, और 4/12। इसी तरह अगर हम किसी एक भिन्न को पकड़ें और उसमें एक निश्चित संख्या से दोनों में ऊपर नीचे गुणा करते जाएं, एक ही संख्या से दोनों में, जैसे यहाँ किया तो 2 से ऊपर भी किया, 2 से नीचे भी किया, 3 से ऊपर भी किया, 3 से नीचे भी किया, 4 से ऊपर भी किया और 4 से नीचे किया। अगर किसी एक भिन्न में, जैसे 1/3 हमारी भिन्न थी, उसमें मैंने 2 से गुणा किया, 3 से गुणा किया, 4 से गुणा किया, जो भी संख्याएं प्राप्त होती हैं वो संख्याएं क्या होती, एक दूसरे के बराबर होती हैं। यानी ये हमारी क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट, यानी बराबर की संख्याएं, क्या बराबर की परिमेय संख्याएं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या कहलाती हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यानी इनकी सबकी वैल्यू क्या होती है, आपस में बराबर होती है। क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आप लोग समझे, ऐसी संख्याएं, ऐसी रेशनल संख्याएं यानी ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका अंश और हर अलग अलग तो रहता है, लेकिन उनको किसी एक संख्या से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। जैसे मैंने एक भिन्न में 1/3 में 2 से गुणा किया 2/6, 3 से गुणा किया 3/9, 4 से गुणा किया 4/12। अब इनको हम अलग अलग रख के देखें, क्या लिखा 1/3, 2/6 और 3/9, 4/12, ये लिखा मैंने। अब इसको जो जिससे मैंने गुणा किया तो उसको हटा दे, जैसे 2 से 1 कट रहा, 2 1 कम 2,
सॉरी 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, कितना आ गया 1/3 आ गया। इसका 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 1/3 आ गया। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 1 आ गया 1/3। इसको हम क्या करते हैं सिंपलेस्ट, इसे हम क्या कहते हैं सिंपलेस्ट यानी कि लोवेस्ट। यानी अब इसमें क्या है, दो चीजें सीखी मैंने। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसी दो परिमेय संख्याएं जिनका कुछ ना कुछ यानी जिनमें उनके अंश में और हर में दोनों में किसी एक कॉमन संख्या से गुणा किया गया हो। एक संख्या से किसी एक यानी दोनों में कॉमन संख्या से गुणा करके संख्या अगर परिमेय संख्या प्राप्त करी गई हो तो क्या होती है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होती है। और उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट या लोवेस्ट रेशनल नंबर क्या है लोवेस्ट रेशनल नंबर। ये हमारी क्या कहते हैं सिंपलेस्ट या लोवेस्ट रेशनल नंबर या सरलीकृत परिमेय संख्या। क्या कहते हैं सरलीकृत परिमेय संख्या। ये हमारी क्या होती है सिंपलेस्ट यानी सरलीकृत परिमेय संख्या। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर यानी ऐसी संख्याएं जो लगभग क्या ऐसी परिमेय संख्याएं जो आपस में क्या हो बराबर हो, उसमें क्या हो आपस में बराबर हो, वो हमारी क्या कहलाती हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाती हैं। इनका कुछ एक एग्जांपल हम और समझते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने क्या कि 1/4 है। इसका मतलब क्या हुआ कोई एक टुकड़ा ले लिया, उसके मैंने 4 बराबर भाग किए और उसका एक भाग मैंने अपने पास रख लिया, वही क्या होता है 1/4 होता है। फिर मैंने क्या किया इसी संख्या में क्या किया 2 से गुणा कर दिया, तो 1 में ऊपर 2 से गुणा 2 एकम 2 और इधर 4 दूना 8, कितना हो गया 8 हो गया। अब हमने क्या किया एक वही संख्या ली, उसके कितने टुकड़े किए 8 बराबर टुकड़े किए। कितने टुकड़े करे 8 बराबर टुकड़े किए और उसमें से 2 टुकड़े कर दिए, तो लगभग उतना ही पार्ट तो आ गया ना। अगर ये दोनों बराबर हैं तो दोनों को पार्ट बराबर ही तो आ गया। इसीलिए मैंने कहा ये दोनों संख्याएं क्या हैं इक्विवेलेंट हैं। और ये जो संख्या है ये क्या है ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म है। क्या है लोवेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपने सिंपलेस्ट फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म समझ लिया होगा परिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक, पॉइंट ये है कि जैसे कोई दो संख्याएं दी हैं, दो परिमेय संख्याएं दी हैं P और Q, तो इनके बीच में कई यानी इनफाइनाइट अनंत क्या रखी जा सकती हैं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। ये एक है, इसको अगर लिखना चाहें तो क्या हो सकता है दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या कह सकते हैं हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं या परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्या होती है अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी अगर जैसे कोई परिमेय संख्या है, जैसे हम सिंपली मान ले 2 और 3, तो इसके बीच में क्या है हम एक नहीं अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। हमको क्या है अनंत परिमेय संख्याएं इनके बीच में मिल सकती हैं। तो आज हम थोड़ा इनके बारे में भी देखेंगे कि परिमेय संख्याएं लिखी कैसे जाती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं हमें प्राप्त कैसे होती हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कोई दो नंबर हैं 3 और 4, क्या लिखा 3 और 4, हमारे पास दो नंबर है। इनके बीच में हमने क्या बताया कि हम इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 और 4 दोनों परिमेय संख्याएं हैं कि नहीं, हमने क्या बताया था 3 और 4 को क्या 3/1 और 4 को 4/1 तो लिखा जा सकता है। अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कौन 3 छोटा है और 4 बड़ा है, यानी 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 इज ग्रेटर देन 3 या उल्टा सॉरी 4 इज ग्रेटर देन 3 या 3 इज लेस देन 4। यहाँ तो इतना पता चल गया, यानी हमें पहले क्या रखना है 3 रखना है, उसके बाद 4। नंबर लाइन पर अगर हम रिप्रेजेंट करें इसे तो क्या है सबसे पहले आएगा क्या यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा 4।
हमने क्या कहा, इनके बीच में यानी 3 और 4 के बीच में 8 कितनी 8 परिमेय संख्याएं और बताओ। यानी इनके 8 3 और 4 के बीच में 8 परिमेय संख्याएं बताओ, कौन कौन सी होंगी, है ना, संख्याएं बताओ। तो अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, 3 और 4 का अंतर कितना है, 1 है। कितना अंतर है, 3 और 4 के बीच का अंतर हम देखें कितना है, 1 अंतर है ना इनके बीच का। अब इस 1 को हम क्या करें, 8 पूछ रहा है, तो 8 से 1 ज्यादा यानी 9, इसके हम कितने भाग कर दें, 9 भाग कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग कर दिए, तो ये कितना हो गया, यहां से 9 भाग, सॉरी 8 नहीं 9 भाग। तो ये एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। 9 भागों में हमने 1 को 9 भागों में डिवाइड कर दिया। इस 1 को जो इनका अंतर था उसको 9 भागों में डिवाइड कर दिया। तो पहली संख्या मिलनी है, तो क्या 3 + 1/9। इसके बाद फिर इसमें जो आया यानी 3 + 1/9 + 1/9, फिर इसका जो आया फिर क्या होगा, 3 + 1/9 + 1/9, इस तरह कहां चला, लास्ट तक चले जाएंगे। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ छोटे में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 3 + 1/9 और ये 2 बार आ गया। दूसरी वाली के लिए क्या किया, 3 + 2/9, फिर अगली के लिए क्या किया, 3 + 3/9, फिर अगली के लिए 3 + 4/9 और यहाँ 3 + 5/9, 3 + 6/9, 3 + 7/9 और 3 + 8/9। अब 9/9 का मतलब क्या हुआ, अगली संख्या 4, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या रहा था, 8 परिमेय संख्याएं मिल गई कि नहीं, इनको जोड़ ले। 9 त्रिक 27 1 28 यानी 28/9। इधर कितना हो गया, 9 त्रिक 27 और 2 29/9। ठीक, 9 त्रिक 27 और 2 29। 9 अब यहां से इसको चाहे सिंपलीफाई कर सकते हैं हम, 3 1 कम 3, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 1 10 यानी 10/3। फिर यहाँ इसको नहीं कर सकते, 9 त्रिक 27, 27 और 4 31, 31/9, 31 क्या हो जाएगा 9। फिर 9 त्रिक 27 5 32 यानी 32/9। फिर इसके बाद क्या हुआ, यानी ये अगला हो जाएगा 33/9, फिर ये हो जाएगा 34/9 और ये हो जाएगा कितना 35/9। अब इसमें जो सिंपलीफाई, जैसे इसको हम क्या कर सकते हैं 30/9 लिख सकते थे ना, 30/9। क्या किया हमने, इस 3 को और इस 4 को, इसके बीच का अंतर निकाला। अंतर कितना निकला 1, इसका अंतर निकला 1। हमें कितनी संख्या निकालनी थी, 8 परिमेय संख्याएं निकालनी थी इनके बीच की। तो इस 1 को मैंने 9 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, इस 1 को 9 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया और उसके बाद इसी में जोड़ते हुए चले गए, तो हमें क्या मिल गई, 9 परिमेय संख्याएं मिल गई, जो कहां है, इन्हीं 1 3 और 4 के बीच में है। अगर हम चाहें तो इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, जो सिंपलीफाई हो रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने बताया था ना, जो इनका कॉमन मल्टीपल है वो हटा देते हैं। इनमें तो कोई कॉमन है नहीं, इसमें भी कोई कॉमन नहीं, इसमें दिख रहा है क्या, तो इसको काट देते हैं। 3 हम 30, 3 त्रिक का 9 यानी इसको क्या लिख सकते हैं 10/3 लिख सकते हैं। फिर इसमें भी नहीं मिल रहा, इसमें भी नहीं, इसमें मिल रहा है 3 11 3 33 और 3 त्रिक का 9 यानी 11/3 ये मिल रहा है। इसके बाद फिर आगे नहीं मिल रहा। तो ये दो हम इनके बीच यानी अगर 8 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में निकालनी है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, 3 और 4 के बीच में 8 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, इनका कंपटीशन की दुनिया में यूज क्या है ये देखना है आपको। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें इनका यूज कहाँ करना है। धीरे धीरे इन चीजों को देखेंगे कि इनका यूज हम कहाँ करते हैं। इनका यूज हम कहाँ करेंगे, कंपैरिजन में ज्यादा। जब भिन्नों का कंपैरिजन करेंगे तब हम इनका यूज ज्यादा आसानी से कर पाएंगे। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हुआ, अगर हम चाहें तो इसका दूसरा तरीका भी निकाल सकते हैं। देखो ये क्या है 9 है, इसमें सब में क्या है 9। तो इसके पहले क्या हुआ, 28 के पहले क्या हुआ 27/9, कितना हुआ 27/9, ये 28 के पहले 27/9 अगर देखा जाए तो यहाँ, और इसके बाद ये यहाँ का हुआ 35 36/9। अब ये है क्या 9 त्रिक 27 3 है और ये क्या है 9 चौक 36 क्या है
9 चौक 36। यानी अगर हम इसके दूसरे मेथड की बात करें, एक ये समझे कि नहीं समझे, पहले मैंने जो संख्याएं देखी 3 और 4 के बीच में क्या कहा, उसने 8 परिमेय संख्याएं बताने के लिए कहा फाइंड दैट व्हाट नंबर ऑफ 8 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, यानी 3 और 4 के बीच में 8 परिमेय संख्याएं बताओ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों का अंतर निकाला, 1 आया। तो जो भी जितने पूछ रहा था उसने पूछा कितना, 8। तो मैंने क्या किया, इस 1 को 9 बराबर भागों में बांट दिया। क्या किया, 9 बराबर भागों में बांट दिया। फिर 1 से जोड़ना स्टार्ट किया। 3 में पहली बार जोड़ा, फिर 3 में ही 2 बार जोड़ दिया, फिर 3 में ही 3 बार जोड़ दिया। क्या किया, इधर 3 बार जोड़ा, ठीक। फिर 4 बार, 5 बार, 6 बार। इसी को मैंने अपने सिंपल फॉर्म में लिखा, 3 + 1/9 और 3 + 2/9, 3 + 3/9, 3 + 4/9, 3 + 5/9, 3 + 6/9, 3 + 7/9, 3 + 8/9। ये हमारी 8 संख्याएं हो गई। इसका एक दूसरा तरीका है, अगर हम देखना चाहें तो क्या है, सिंपल सी बात, एकदम सिंपल। अगर कह रहा है वो क्या कह रहा है, अगर वो कह रहा है 8 परिमेय संख्या है, तो 8 में एक जोड़ो तो क्या मिलता है, 9। क्या मिलता है, 9। अब हम क्या करें, इस 3 को 9 के फॉर्म में, यहाँ क्या है, 3/1 है, यहाँ कितना है, 4/1, ठीक। और इनका हमें क्या मिल रहा है, इनका योग 8 में 8 पता करनी है। 8 में जोड़ा 9। तो अगर हम इसको 9 से गुणा कर दें, 9 यहाँ, 9 यहाँ, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 चौको 36/9। और इधर कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27/9, 9 त्रिक 27/9। यानी इस 3 और 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यानी 3 और 4 इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। अब 27/9 और 36/9 के बीच में कितनी संख्या है, ये चीज हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे 28/9, 29/9, 30/9, 31/9, 32/9, 33/9 और 34/9, 35/9, इतनी हो गई। अभी गिनना चाहो तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रेशनल नंबर थी, 8 रेशनल नंबर हमको मिल गई, फाइंड कर लिया मैंने। ये तो हुआ एक दूसरा तरीका, सेकंड मेथड से कह सकते हैं। अब ये तो एक सिंपल नंबर था कि 3 और 4 लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, ऐसा कर दिया, ठीक। अगर एक दूसरा नंबर अगर मिल जाए, तो जैसे परिमेय संख्या फ्रैक्शन के फॉर्म में मिल जाए, तो सबसे पहले हमें देखना क्या होगा, जैसे फ्रैक्शन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारे पास फ्रैक्शन का है, 2/3 और 4/5, ये संख्या ना, 2/3 और 4/5, ये दो संख्याएं हैं, इनके बीच में हमें फाइंड करना है 11 रेशनल नंबर, यानी 11 परिमेय संख्याएं प्राप्त करनी है। हमें कितनी प्राप्त करनी है, 11 परिमेय संख्याएं प्राप्त करनी है, ठीक। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, एक मेथड था, इनको कंपेयर करो, कौन बड़ा है कौन छोटा, कौन बड़ा है कौन छोटा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है, 2 और 3, तो 2/3 और 4/5, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो वहीं से हम इसको पहले कंपेयर करना सीखें कि ये कंपेयर कैसी होंगी, बड़ी कौन सी होंगी। अब यहां हम बड़ी जानने के लिए क्या करें, अगर हम फ्रैक्शन यानी इनके जो भिन्नात्मक अपॉन में पार्ट हैं उनको बराबर कर लें, तो हमें ऊपर वाला पार्ट पता चल जाएगा कौन छोटा है और कौन बड़ा। तो इसके लिए मैंने क्या कहा, इसको यानी इस 5 को इधर गुणा कर दे दोनों में, तो 5 इधर हो गया, 5 इधर, 5 इधर, इधर 3 था उधर 3 से हमने गुणा कर दिया, 3 3। कोई भी भिन्न है अगर उसके अंश हर में दोनों में किसी एक संख्या से गुणा और भाग दोनों करते हैं, मतलब अंश और हर में दोनों में गुणा करते हैं, और या गुणा और भाग, समझे नहीं, किसी एक संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं तो उस भिन्न का मान नहीं बदलता है। तो हमने क्या किया, इस भिन्न में यानी 2/3 में, इस 2/3 में 5 से अंश और हर में गुणा कर दिया, और 4/5 से 3 का गुणा कर दिया अंश और हर दोनों में। तो यहाँ कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, और यहाँ कितना हुआ, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। अब यहां से हम जान सकते हैं ना भाई, हमने क्या बताया था, फ्रैक्शन का मतलब क्या था
कि किसी भी एक चीज के 15 टुकड़े किए जाए, उसमें 10 टुकड़े ले लिया, उसी चीज के 15 टुकड़े किए जाए और 12 टुकड़े ले लिए जाए, तो इस कंडीशन में बड़ा कौन होगा? 12 टुकड़े ज्यादा ही बड़े होंगे, यानी क्या हुआ? 12/15 इज ग्रेटर देन 10/15, यानी 10/15 इज लेस देन 12/15। तो यहां से हमें क्या पता चला कि 2/3 इज लेस देन 4/5। ये तो हमारी कंपैरिजन की बात हुई कि हम इनको कंपेयर कैसे करें। तो कंपेयर तो हो गया ना कि 2/3 हमारा 4/5 से छोटा है। 2/3 हमारा क्या है? 4/5 से छोटा है। तो इसके लिए मैंने क्या कहा था भाई, हमें 11 है तो इनका दोनों का अंतर निकालो। अब ये कौन? ये बड़ा है, इससे इसको घटाते हैं, जिसे 4/5 माइनस 2/3। अब घटाने के लिए फिर से मैंने बताया था कि अगर भिन्न है तो भिन्न को क्या करते हैं हम? हर बराबर करते हैं, तभी अंश क्या होते हैं? जुड़ते या घटते हैं। हर बराबर करने का मतलब जब तक ये बराबर नहीं रहेंगे तो इनको हम ना जोड़ सकते हैं और ना घटा सकते हैं। कोई दो भिन्न है, कभी भी कोई दो भिन्न है, अगर उनका हर का भाग यानी डिनोमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं रहेगा तो हम उनको जोड़ या घटा नहीं सकते। तो हम सबसे पहले यही तो 15 तो खो ही चुका। आप देख लो हर बराबर करने में क्या किया था मैंने, इसको वही 15 आ गया। तो यहाँ 15 करने के लिए क्या? 5 त्याई 15, 5 त्याई 15 और इधर 5, इधर 5, तो 4 त्याई 12/15 और इधर कितना हुआ? 10/15। ये तो हुआ ना। अब इनका हर बराबर हो गया तो अंश आपस में क्या जुड़ या घट जाएंगे? घट रहा कितना हो जाएगा? 2/15। इसका आंसर कितना आ गया? 2/15। तो मैंने क्या बताया था? दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लो, फिर उसके बाद जो अंतर आता है 2/15 आया, उसको कितने भाग में डिवाइड कर दो? 11 + 1 यानी 12 भाग में डिवाइड कर दो। कितने भाग में डिवाइड कर दो? 11 + 1 यानी 12 भाग में। अब इस 2/15 को क्या करो? 12 भाग में डिवाइड कर दो, 12 कर दो। तो 2 1 कम 2 2 6 12 यानी कितना हो गया? 1 12 12 6 72 यानी क्या हुआ? 1/72 आ गया। ठीक है ना? कितना आ गया? 1/72 आ गया। अब हम क्या करते हैं? इसके बाद मैंने बताया था इस पहली संख्या में, छोटी वाली संख्या में 2/3 + 1/72, फिर 2/3 + 2/72, फिर 2/3 + 3/72। इसी तरह हम 11 तक चल जाएंगे। ठीक, क्या करेंगे? 2/3 + 11/72, ये हमारी 11 संख्या निकल आएंगी। क्या निकल आएंगी? 11 संख्याएं। यह चीज मैंने देखा क्या कि इनको अगर इनके बीच में 12 और संख्याएं इंसर्ट करनी है तो हम क्या करें? इनको 72 में कन्वर्ट कर दें। इनका हर बराबर तो हो ही गया था, 72 में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? आराम से संख्याएं हमारी निकल आएंगी। ठीक ना? 15 छक्का 90 होता है, सॉरी 15 ना, 12 छक्का 72 नहीं, 15 15 छक्का 90, यहाँ गड़बड़ हो रहा था। 90 कर लो इसको, यहाँ कितना हो जाएगा? 90, यहाँ हो जाएगा 90, यहाँ हो जाएगा 90, यहाँ भी हो जाएगा हमारा 90। इसको 90 में कन्वर्ट कर लो। ठीक है ना? तो अब यानी 3 और 15 इनको हमें किस में कन्वर्ट कर लेना है? 90 में। तब यहाँ से हम संख्याएं क्या मिल जाएंगी? अब हर बराबर करके आप जोड़ लीजिएगा, वो संख्याएं हमें फाइंड हो जाएंगी। अब इसी को दूसरे तरीके से करना चाहें, कैसे? यही 90 में कन्वर्ट कर, इनके हर को हम किस में कन्वर्ट कर लें? 90 को 90 में, यानी इसको कर दे 30 से गुणा, इसको भी कर दे किससे? 30 से गुणा, और इधर इसको कर कितने कर दे? चलिए 18, 18 पंचे 90, यानी इसको 18 से गुणा कर दे तो 30 दूना 60, कितना हो जाएगा? 60/90। और इसके बाद क्या हो जाएगा? 18 चौक 72, 72/90। अब इसके बीच में 60 से लेके 60 से वही 61/90, 62/90, 63/90 और 64/90, 65/90, 66/90, 67/90, 68/90, 69/90, 70/90 और 71/90। ये हमारी कितनी हो गई? 11 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। तो मैंने दोनों मेथड यहाँ देख लिए। ठीक, इसका भी अगर हम सम करेंगे तो यही 61 से स्टार्ट होगा, लास्ट तक में 71 तक चला जाएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा, या एक बार फिर से चीजों को देख लें, समझ लें।
2/3 ही रखते हैं, 2/3 और 1/3। इसके बीच में इन्होंने 5 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए, कितने 5 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा। तो यहां से हम क्या करें, सबसे पहला तरीका क्या था, अब यहाँ तो हर बराबर ही है हमारा, तो हर बराबर करने की जरूरत है नहीं। तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी 1/, पहले छोटे से बड़े से छोटे घटाते हैं, तो 2/3 से 1/3 घटा कितना है, 1/3 आया। अब इसको कितने पार्ट में कन्वर्ट करें, 6 पार्ट में, तो कितना हुआ, 6×6=18, यानी 1/18 आया। अब हम क्या करें, इस 1/3 में छोटी वाली संख्या लेते हैं ना, घटाते समय बड़ी वाली पहले और जोड़ते समय, घटाते समय बड़ी आगे रखते हैं, जोड़ते समय क्या है 1/3, यानी छोटी वाली को हम आगे से, यानी छोटी वाली स्टार्ट करते हैं। तो 1/3 प्लस 1/18, इधर हो गया 1/3 प्लस 2/18, 1/3 प्लस 3/18, और फिर 1/3 प्लस 4/18, फिर 1/3 प्लस 5/18। ठीक, 5 कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 5, 5 पता करनी, 5 हो गई। अब अगला यहां से इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, जोड़ना चाहो तो जोड़ लो, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। या यही हम क्या कर दें, इस 3 को हम किस में कन्वर्ट कर दें, 18 में, तो 3×6=18, इसको 6 से गुणा कर दे दोनों को, कितने 6 से गुणा कर दे, 3×6=18, तो 6×2=12, 12/18, इधर कितना हो गया 6×1=6/18, कितना हो गया 6/18। अब यहां से 6/8 से स्टार्ट करें, यहां से चूंकि ये छोटा ये है बड़ा ये, तो 12/18 क्या लिख दें। ठीक, अब यहां से क्या हो 6, तो 6 के बाद क्या हो 7/18, फिर 8/18, फिर 9/18, फिर 10/18 और फिर 11/18, तो कितनी हो गई 1 2 3 4 और 5, 5 हो गई। ठीक है, तो 5 हमें पता करनी थी, पांचों पता चल गई। अगला क्वेश्चन उसने डाल दिया कि 1/3 5/2 7/6 में कौन को बढ़ते क्रम में लगाओ, बढ़ते क्रम में लिखो। अब यहां कंपैरिजन हो जाएगा, हम अगर चाहे तो दो का कंपैरिजन करके देख लें, लेकिन वो हमारा लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले इनका हर देखते हैं कि हर क्या है, 3 2 और 6, क्या है 3 2 और 6, तो तीनों का अगर हम लासा निकालें, क्या लासा निकाल लें, लासा निकाल लें, हर बराबर कर लें, तो अंश उस हिसाब देख लेंगे। तो ये क्या हुआ 3 2 और 6 का लासा कितना आ गया 6 ही आएगा, इनका हर हम बराबर करते हैं, तो इसको 2 से गुणा किए, इसको 2 से गुणा किए, इसको 3 से गुणा किए, इसको 3 से कर दिए, तो कितना हो गया 2/6, और ये 5 4 15/6, और इधर कितना हुआ 7/6, कितना हुआ 7/6। अब कह रहा बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो ये कितना हो गया 2/6, फिर 7/6, फिर 15/6, यही हो जाएगा हमारा आंसर इसका बढ़ते क्रम में। इन संख्याओं, इन क्वेश्चनों को करने में ये हमारी मदद करेंगे, जब हमें पता होगा कि कौन बड़ी और कौन छोटी, कैसे पता करते हैं, ये चीज हम जानने के लिए 5/7 और 9/16 में कौन बड़ी है, हमने कहा 5/7 और 9/16 में कौन बड़ी है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, हमने कहा भाई हर बराबर करो, तो हर बराबर, अब ये 7 और 16 हर बराबर करने के लिए क्या होगा, 7 और 16 को हम क्या करेंगे बराबर करेंगे, इनका लासा लेंगे। अब लासा लेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे से कट नहीं रहेंगे, तो इस 16 को इधर से गुणा कर दो, या यहाँ 16 से दोनों में क्या किया गुणा कर दिया, और इस 7 से यहाँ गुणा कर दिया, 7 से कहां किया गुणा किया, 16×5 80। अब ये हर बराबर हो गया, अब यहाँ इससे हमको मतलब नहीं है, क्या हुआ अब जो भी हुआ 7×16 कोई मतलब नहीं, 963/7×16। अब इसमें जो बड़ा, अब यहाँ तो हर बराबर हो गया, हर क्या हुआ बराबर हो गया, और जिधर जो संख्या बड़ी वही बड़ी, और अंश की बात, हर बराबर, तो अब कौन देखा जाएगा अंश। हर बराबर का मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु के, हमने कल उस दिन बताया था पढ़ाते समय कि किसी वस्तु के कितने टुकड़े किए गए ये हर बताता है, कितने टेक ओवर किए गए वो बताता है कौन अंश। तो टुकड़े तो बराबर ही कर दिए गए, ज्यादा लिए गए तो बड़ा होगा, कम टुकड़े लिए गए तो छोटा, तो यहाँ क्या हुआ 5/7 इज ग्रेटर देन 9/16,
यानी 5/7 9/16 से क्या होगा, बड़ा होगा। यही अगर हम इसको यहाँ ना देख के सीधा सीधा देख लेना चाहे तो क्या होगा, 5/7 लिखा है और 9/16 लिखा है, तो 16×5 80 और 9×7 कौन बड़ा, 80। तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी। यानी 5/7 लिखा है 9/16, इस 16 को यहाँ गुणा करो, इस 7 को यहाँ, 16×5 80 और 9×7 जो बड़ा उधर बड़ा चिन्ह लगा दो, यानी 5/7 की तरफ बड़ा जा रहा, तो 5/7 9/16 से क्या है, बड़ा है। यही कंपैरिजन होता है और कंपैरिजन हम कर लेते हैं। अब वहां भूल गए कि कैसे क्या हुआ तो गड़बड़ा जाता है। तो हम कैसे बराबर करते हैं, ये चीज देख ली ना कि हर बराबर करते हैं उस कंडीशन में अंश के साथ वही संख्या गुणा कर देते हैं। अब यही अगर ये तो था कि ये संख्याएं एक दूसरे का मल्टीपल नहीं थी, यानी इनमें कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं था। अब अगर कॉमन फैक्टर होता तो कैसे होता, जैसे मैंने एक संख्या और ले ली कॉमन फैक्टर वाली, क्या ली, कॉमन फैक्टर। मैंने लिखा कि 5/16 है, कितना है, 5/16 और इधर रख दी 7/24। इन दोनों में कौन बड़ी है, तो अब चाहो तो आप इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, आंसर बराबर आ जाएगा। लेकिन अब यहां हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्या, क्योंकि 4 ये इसका फैक्टर क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका कितना है 6 चौक 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, क्या है, यही तो है ना। तो यहाँ हमारे जो कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं उनको छोड़ देते हैं और जो नहीं है उसको इधर गुणा कर दो। 3 इधर देखो क्या 3 है, इधर 3 नहीं, इधर 3 से क्या कर दो, गुणा कर दो। इधर 2 है, एक बाकी 2 है, लेकिन 1 2 नहीं, इधर 1 2, इधर 1 2 से गुणा कर दो। तो 5 त्याई 15 और 16 48, इधर कितना हुआ 7 दूनी 14 और 24 दूनी कितना हुआ 48। ये इस समय क्या हुआ, अब ये कौन बड़ा हो गया, फिर से 15/18 इज यानी 15/48 इज ग्रेटर देन 14/48। अब यहां चाहे तो हम क्या कर सकते थे, यही 5/16 और इधर क्या हुआ 7/24, वही काम कर सकते थे, इसको यहां गुणा कर दो, इसको यहां गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 5 × 24 और 16 × 7, तो 5 चौको 20, 5 दूनी 10 2 12, 120 आया। यानी 24 5 चौको 20, 5 दूनी 10 2 12, इधर कितना आ गया 120। 16 5 16 16 16 7 112, कितना हो गया 16 7 112। अब ये जो बड़ा हुआ ये क्या हुआ, यही बड़ा हो जाएगा, यानी 5/16 हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा 5/16 हमारा बड़ा होगा। इससे भी यही निकला कि 5/16 हमारा बड़ा है, इससे निकला। लेकिन यहाँ क्या हुआ, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो गया, 24 से हमें 5 का गुणा करना पड़ा, और यहाँ क्या हुआ 5 को केवल 3 से गुणा करने पर हमें प्राप्त हो गया। तो ये चीजें अगर हम जान लिए तो ठीक रहेगा कंपैरिजन करने में। अब हम सोच सकते हैं कि आप लोगों ने कंपैरिजन करना सीख लिया होगा। चूंकि हम परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, हम परिमेय संख्याओं का दशमलव के रूप में निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन डेसिमल पॉइंट्स। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कुछ पहले 2-4 एग्जांपल देख लेता हूं। जैसे हमने लिखा 2/5 और अगला लिखा मैंने 3/2, 7/3 और 5/4, 9/7। इसी तरह के कुछ हम परिमेय संख्या ले लिए, इनका दशमलव में निरूपण। तो दशमलव में निरूपण के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 5 को बाहर रखते हैं और 2 से 2 में भाग देते हैं। तो 2 है 5 में जाएगा नहीं, सीधी सी बात है। 5 को क्या रखे, भाग 5 से 2 को भाग दे रहे हैं, किसको 5 से 2 को भाग दे रहे हैं, तो 5 2 में जाएगा नहीं। इसके लिए मैंने क्या किया, दशमलव लगा दिया, 0 लगा के एक दशमलव लगा दिया। दशमलव लगाने पे यहाँ 0 आ जाता, तो कितना हो जाएगा 5 चौको 20 हो जाएगा। यानी इस चीज को 2.5 को हम किस रूप में निरूपित कर सकते हैं, इधर हम 0.4 को निरूपित कर सकते, 0.4 के रूप में लिख सकते हैं।
इधर 3.2 है, तो 2 से 3 में भाग दे रहा है, तो 2 से एक बार जा रहा है, तो 2 एकम 2, कितना आ गया 2 एकम 2, यहाँ बचा 1। अब 1 तो 2 में जाएगा नहीं, तो यहाँ दशमलव लगा दिया। दशमलव लगाने के बाद 1 में इधर 0 बढ़ा दिया, तो 2 पंचे 10, यानी कितना हो गया, इसका निरूपण क्या हुआ 1.5। ये कितना हो गया 1.5। अब इधर 3 से करते हैं, 3 से 7 में भाग देते हैं, किसमें भाग देते हैं 7 में भाग देते हैं। तो क्या क्या हुआ 7 तो हुआ, तो 3 दूना 6, 1 आया, यहाँ कितना आया 1, यहाँ लगाया दशमलव, फिर क्या हुआ 0 आ गया, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 लग गया, तो 3 त्रिक का 9। अब हमें लगता है ये कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक बार आता चला जा रहा, शेष फल एक बार आ रहा, दशमलव 3 3 3 3 इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। ठीक, अगला देखते हैं हम 4 से 5 में भाग देते हैं, क्या देते हैं 4 से 5 में भाग, तो 4 से 5 में भाग देने के लिए क्या हुआ 4 एकम 4, एक बार जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 1 बचेगा, फिर 1 बचा, यहाँ दशमलव लगा देंगे, यहाँ क्या लगा देंगे दशमलव, दशमलव लगाएंगे तो ये कहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ 2 आया, फिर 0 बढ़ाए, तो 4 पंचे 20, कितना हो गया 20, यानी कट गया। इस वाले को देखते हैं 7 वाले को, तो 7 से 9 में भाग देते हैं, कितना होगा एक बार जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ बच्चा 2, फिर यहाँ दशमलव लगा, यहाँ 0, 7 दूनी 14, कितना हुआ 7 दूनी 14, 14 6 20, फिर यहाँ क्या हुआ वही 0, 7 21 7 चौक 28, 7 9 63 7 8 56, कितना हुआ 56, 56 आ गया, फिर से 4, कितना हुआ 56, 4 बचा, फिर यहाँ 40 आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं 4। तो अब यहाँ क्या हुआ 40 में 7 का पहाड़ा कितनी बार आ जाएगा, 7 बचे 35, 35 के बाद फिर क्या आया 5, कितना आ गया 5, फिर 50 हो गया, कितना हो गया 50, तो 7 7 बचे 35, 7 छंग 42, 7 सता 49, फिर 1 आ गया 49, फिर इसके बाद फिर से हम यहाँ 10 लगा दिए, कितना आ गया 7 का पहाड़ा पड़ रहा है, तो 7 एकम 7, फिर से कितना आ गया 7, इधर कितना बच गया 3। ठीक, अब ये फिर 30 हो जाए, क्या हो जाएगा 30, तो 30 में गए, 30 में तो 7 का पहाड़ा, तो इसमें 7 त्रिक 21 7 चौक 28, 4 बार कितना हो गया 28 आ गया, 28 के बाद फिर से क्या हुआ 2 आ गया, देखो यहाँ 2 आया था, इतनी प्रक्रिया हुई, 7 21 7 चौक 28 यहाँ तक हुआ, अब फिर से 2 आया, तो फिर से ही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, यानी इसको क्या लिख सकते हैं। और मैंने एक चीज देखी थी, मतलब थोड़ा सा ध्यान दिया होगा आपने, यहाँ क्या हुआ अगर कोई चीज रिपीट करते उसमें क्या लगा देते हैं बार, इसमें क्या हो जाएगा 2.3 का बार, यानी अब 3 आता ही जाएगा, 3 आता ही जाएगा। और 7, अब इसमें क्या हुआ, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, ध्यान से देखो ना 9/7, इसको क्या लिखेंगे हम लोग 1.28 5 7 4, फिर 1, इतना आया, कितना आया 1.2854 4 बार 4 तक गया था, 2 में गया था, तो 7 21 7 चौक 28, कितना हुआ था 7 21 7 चौक 28, यहाँ 2 आ गया था, तो 4 बार गया था, यहाँ 1 नहीं, इतना आ गया था ना 1.2, फिर इसके बाद फिर रिपीटेशन होने लगा था, क्या होने लगा रिपीटेशन, यानी अब फिर से यही होगा, तो इन सारी संख्याओं पर हम क्या लगा देंगे बार। तो हमने क्या देखा, कभी कभी क्या होता है दशमलव कट जाता है, यानी हमारा क्या है दशमलव के बाद कुछ संख्याओं बाद संख्याएं बढ़ना बंद हो जाती है, लेकिन कुछ संख्याओं में देखा क्या है दशमलव के बाद संख्याएं बढ़ती जाती हैं, जैसे इन दोनों में मैंने देखा। कुल मिला के परिमेय संख्याओं में 2 तरह की दशमलव संख्याएं पाई जा रही हैं, एक में क्या है दशमलव शांत हो जा रहा है, एक में क्या है दशमलव के बाद अंक बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन दशमलव और संख्याएं पूरी तरह से कट नहीं रही हैं। तो इस प्रकार हम परिमेय संख्याओं में क्या है, परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलते समय इसको 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, नोट क्या करना था समझना था, समझ लिए होंगे हमें लगता है। तो और
गुणा भाग जो भी है चेक करते रहना, ये एक समझाने का प्रयास है, आप लोग चेक करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा, अच्छा सॉरी इसका तो नहीं लिखा था, इसका था 1.425, यही था 1.25, ठीक। इसका वो 1 कुछ था, देखते हैं। यहाँ क्या देखा, ये 5 वाला, ये 2 वाला और ये 4 वाला, ठीक। 4 इस तरह अगर कोई संख्या से एक और संख्या ले लें, मान लो हम 9/6, क्या हुआ 9/6, इसको चाहे तो काट सकते हैं, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, तो ये 3/2 हो जाएगा, सेम ये 3/2 ले ही चुके हैं। 10/7 लेते हैं, तो इसको क्या करेंगे 7 से फिर भाग दो, 10 को 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग देंगे कितना होगा, 7 एकम 7, 7 3, यहाँ 3 आ गया, दशमलव लगाए 0 को, 7 3 की 7 चौक 28, 28 फिर यहाँ कितना आ गया 2 आया, फिर यहाँ 0 लगाए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यहाँ कितना आ गया 6, 14 6 20, फिर 6 आया, फिर 60 हो गया, 7 बटे 56, कितना आ गया 56 आ गया, कितना आ गया 56, फिर 56 से फिर कितना आ गया 4, ठीक, कितना आ गया 4, तो 7 यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ 40 लिख देते हैं क्योंकि नीचे चला जाएगा, तो 40 में कितना होगा 7 बचे 35, कितना हो जाएगा 35, फिर यहाँ कितना आया 5 50, 7 7 49, 49 1 आ गया, ठीक, 49 1 आ गया, फिर यहाँ 0, 7 एकम 7, कितना आ गया 7 एकम 7, फिर से देखा क्या ये 3 फिर आ गया, यानी फिर से यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, तो 1 तो ठीक था, 3 के बाद यहाँ से यानी 4 के बाद फिर से यही 1 फिर से आता रहेगा, अब जब 4 आ गया तो 2 भी आएगा, 8 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, इस तरह बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर क्या हुआ 3 आया, यहाँ भी कितना था रिमाइंडर 3 था, तो रिमाइंडर अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब फिर संख्याएं उसी क्रम में बढ़ती हुई जाएंगी, तो यानी 10.7 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1.428571, इसके ऊपर 12, मतलब अब ये शांत नहीं होगा, इसी तरह लास्ट तक चला जाएगा। तो दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं को जब हम दशमलव में बदलते हैं तो इसको दो रूप में देखते हैं, पहला क्या है शांत दशमलव, पहला क्या था शांत, क्योंकि एक शांत हो जा रहा था, इसको हम दो रूप में लिख देते हैं, क्या किस रूप में लिखते, दो रूपों में लिखते हैं। जैसे पहला रूप हमारा क्या हुआ, इसको हम पहले रूप को कहते हैं शांत दशमलव, क्या कहते हैं शांत दशमलव, ठीक, क्या हुआ शांत दशमलव, शांत दशमलव, इधर क्या हुआ अशांत, ठीक, एक अशांत हुआ, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, शांत दशमलव तो क्या था कि हाँ एक अंक बाद जाने के बाद कट जाएगा, लेकिन अशांत दशमलव में क्या था, अशांत दशमलव में भी दो तरह के होते थे, अशांत दशमलव में भी दो तरह के होंगे, अभी एक मैंने पढ़ा नहीं, एक अभी हम पढ़ रहे हैं। एक में क्या था टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग तो शांत हो गया, रिकरिंग, रिकरिंग मतलब क्रम से आने वाला, क्या होता है वही क्रमागत कह सकते हो, क्रमागत यानी एक के बाद एक जैसे आया तो उसके बाद लगातार वो बार वाला वही हमारा क्या होता है आता हुआ चला जाता है। इस वाले को हम कहाँ पढ़ेंगे इरेशनल नंबर में, तो अभी हम दशमलव के परिमेय संख्याओं का निरूपण पढ़ रहे हैं, तो इसमें दो है, एक शांत दशमलव एक अशांत और क्रमागत, इसको कहते हैं क्या टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अगर इसको साथ में लेते हैं तो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रिकरिंग स्पेलिंग आप लोग चेक करते रहिएगा, स्पेलिंग में थोड़ा कच्चा हूं तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ शांत दशमलव टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग में मैंने दो चीज देखी थी, अगर हमको 2 मिला 5 मिला, क्या मिला 2 मिला या 5 मिला फैक्टर के अपॉन में, अगर 2 या 5 है, क्या है अगर अपॉन में 2 है या 5 है तब तो वो शांत हो जा रहा था, हाँ लेकिन केवल 2
या 5 में से कोई, अगर उसमें 5 के साथ 2 आ गया, जैसे 2 गुणे 3 यानी 6 मिल गया, तब भी वो क्या आ जाएगा, इसी अशांत में, ठीक है ना, तब भी वो किसमें आ जाएगा, अशांत में आ जाएगा। और अगर 5 और 2 दोनों हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन्हीं के फैक्टर होने चाहिए। अगर उसमें कुछ और आ गया, 5 और 2 के अलावा, उनका हर का अगर गुणनखंड में 5 और 2 के अलावा कोई नंबर आ गया तो क्या होगा, अशांत में चला जाएगा। ठीक, किस में चला जाएगा, अशांत दशमलव में चला जाएगा। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिसके किसके हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में एग्जाम्पल है 33/8, क्या है 33/8, 17/4 और 329/400, और अगला है हमारा 893/100। ये 4 क्वेश्चन है हमारे पास। तो अगर हम इन क्वेश्चनों को करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। भाई इसको काटेंगे, इसको यानी 8 से 33 के भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 × 24, 8 चौक 32, 32 हो गया, 1 लिखा है यहाँ, दशमलव लगाया, फिर दशमलव लगाया तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 8 1 कम 8, फिर 2 आ गया, 2 आया 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, 4 40, तो 8 5 40, कितना हो गया 40, यानी 0 हो गया, कट गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 33.1 को 33/8 को 4.125 कितना लिख सकते हैं, 17/4 को, 17 को 4 से जब भाग करते हैं तो क्या लिखते हैं, 4 4 चौक 16, 1 आया, फिर दशमलव लगाया, यहाँ 0 लिख दिया, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 आया, फिर 0 लगाया, 4 पंचे 20 आया, कितना आ गया 20, कट गया। इधर क्या किए, 400 को 32 9 में भाग किए, तो 32 9 में जाएगा नहीं, 0 के बाद दशमलव लगा देते हैं, 0 हो जाएगा, 4/32 32 यानी 3200 आ जाएगा, यहाँ दोनों कट गए, कितना हुआ 90, ठीक 90 हुआ। तो यहाँ एक 0 बढ़ेगा, फिर क्या हुआ 90 में 4 एक 0 बढ़ा, 90 में जाएगा, जा रहा, ठीक, तो 90 में जाने के बाद क्या हुआ, 4 दूनी 8 यानी कितना हो जाएगा 800, यानी 100 आ जाएगा, ठीक, फिर एक 0 बढ़ा, तो 4 दूनी 8, फिर से कितना हो जाएगा 8 यानी हो जाएगा 200, फिर एक 0 बढ़ा 2000, 4 पंचे 20, कितना हो गया 2000, यानी फिर से ये शांत हो गया, ठीक। इसी तरह 100 से भाग करते हैं, किसके भाग करते हैं 100 से, तो 893 को अगर हम 100 से भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं 100 से अगर भाग करते हैं तो पहले 8 बार जाएगा, तो अच्छा सॉरी यहाँ दशमलव तो यहाँ नहीं लगा, दशमलव नहीं था, ठीक ठीक ठीक, ये 32 था ना, हाँ ठीक, तो यहाँ कितना हुआ 8 बार जाएगा तो 800 हो जाएगा, फिर 93 आएगा, दशमलव लगाएंगे यहाँ 0, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, ठीक, तो 9 बार जाने के बाद कितना आ गया 900 आ गया, 900 फिर 30 आ गया, 300 हो जाएगा, तो फिर ये 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, और एक शांत हो जाएगा। यानी इन चीजों के हमने देखा, 17 में क्या हुआ 4.25, और इधर कितना हुआ, इधर हुआ हमारा 0.8225, 8225, इधर कितना हुआ 8.93, यही हमारे इसके आंसर हुए। तो इससे मैंने देखा क्या, भाई हमने क्या कहा था कि अगर 4 या 5 के फैक्टर हैं तो दशमलव भिन्न यानी परिमेय संख्या शांत होगी, अदरवाइज नहीं होगी, तो शांत तो हुई। लेकिन दूसरी चीज क्या देखने को मिली, दूसरी चीज अगर हमें देखने को ये मिली, क्या इसके फैक्टर करके देखते हैं, हर का फैक्टर करके देखते हैं, गुणनखंड करके देखते हैं, इसका फैक्टर क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका फैक्टर क्या होगा 2 गुणे 2, इसका फैक्टर कितना होगा ध्यान से देखो, 2 दूनी 4 और फिर 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणे 5 यानी 5 5 हम 25, और 25 चौको 100, 100 चौको 400, ये हो गया। अगला 100 के फैक्टर क्या होगा 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। हमने क्या देखा,
हमने ये देखा कि यहाँ कितने बार, देखो यहाँ 8 के यानी इसके हर के 2 के कितने फैक्टर है, 3 है, तो 3 अंक में शांत हुआ। कितने अंक में शांत हुआ, 3 अंक में। यहाँ 2 के फैक्टर कितने हैं, 2 हैं, तो कितने अंक में शांत हुआ, 2। अब यहाँ देखो जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ क्या हुआ, जो 2 का कितना है, 1 2 3 4 5, तो ज्यादा कौन है, 2 ज्यादा बार आ रहा, तो हम ज्यादा वाले टर्म में ले लेंगे 5। जैसे 5 ज्यादा बार आता तो 5 लेते हैं, तो यहाँ क्या हुआ, 2 कितनी बार है, 4 बार है, ये 2 कितनी बार है, 4 बार है, 5 कितनी बार है, 2 बार, तो हम ज्यादा वाले, यानी ये कितने अंक बाद शांत होगा, 4 बार। अगर ये ज्यादा होता तब ये इसे मान लो 5 6 बार होता तो ये 6 अंक बाद शांत होता, लेकिन 6 यहाँ 5 कितनी बार है, 2 बार है, 5 2 बार है, और 4 कितना, 2 कितना है, 4 बार है, तो यानी ये वाली भिन्न कहाँ होगी, कहाँ शांत होगी, 4 अंक बाद। फिर देखो यहाँ दोनों बराबर ही है, क्या है, दोनों बराबर है, 2 भी 2 बार है और 5 भी 2 बार है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये कितने अंक बाद शांत होगा, 2 अंक बाद शांत होगा। तो इस पॉइंट से हमने सीखा क्या, हमने ये सीखा कि अगर हर में 2 का फैक्टर या 5 का फैक्टर, 5 और 2 हमने बताया था क्या, अगर हर में यही 2 फैक्टर रहेंगे, केवल यही 2, 5 या 2, मतलब अगर 5 और 2 दोनों रह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और फैक्टर हर में है तो वो शांत नहीं होगा, वो शांत नहीं होगा, ये तो मैंने बता दिया था। लेकिन कब शांत होगा, तो मैंने बताया कि अगर 5 या 2 में से जो फैक्टर ज्यादा बार है, अंक उतने बार उस ज्यादा वाले के, जिससे यहाँ 2 3 बार है तो अंक 3 दशमलव के 3 अंक बाद शांत होगा। यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार है तो दशमलव के 2 अंक बाद शांत होगा। फिर यहाँ 2, अब देखो यहाँ 2 चीजें दोनों है, 2 और 5, तो 5 2 बार है और 2 कितनी बार है, 4 बार, तो ये फ्रैक्शन कितने अंक, दशमलव कितने अंक बाद शांत होगा, 4 अंक बाद शांत होगा। ठीक है, कितने अंक बाद शांत होगा, 4 अंक बाद शांत होगा। इसी तरह यहाँ दोनों बराबर बराबर है, तो जाहिर सी बात है दोनों क्या होंगे, बराबर पर, यानी 2 अंक बाद शांत होंगे। उम्मीद करते हैं ये चीज आपने समझ ली होगी। और हम अगले देखते हैं। क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, भाग देना है इनको, बस हमें बताना है कि कौन सा शांत दशमलव है और कौन सा अशांत दशमलव है। तो मैंने क्या बताया, शांत और अशांत बताने के लिए मैंने क्या बताया कि सिर्फ हम नीचे वाले का फैक्टराइजेशन कर लें। इसका क्या होगा, 7 5 35, इसका क्या होगा 8 3 24, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 80। इसका क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80। इधर क्या होगा 375, 375 का फैक्टर करते हैं, क्या होगा, सीधा कर लेते हैं, पहले 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 5 हम 25, फिर 5 15 5 75, 5 3 15, 3 1 कम 3, यानी इसका फैक्टर क्या हुआ 5 5 हम 25 पंचे 125, 125 375, फिर 64 कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, फिर 51, तो कितना हो गया 17 34 17 51। बस हम यही कर लिए। और अब हमें पता चल गया कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो शांत कौन है भाई, इसमें 5 है लेकिन 7 भी साथ में है, तो इसका मतलब ये क्या है, कैसा भिन्न है, अशांत दशमलव। कैसा दशमलव है, अशांत, यानी ये शांत नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग टर्म में चलता जाएगा। इसमें 2 3 बार तो है लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया। कैसा हो गया, अशांत दशमलव हो गया। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें क्या फैक्टर, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80, इसमें 2 का फैक्टर हो गया, कितना हो गया, 2 का फैक्टर हो गया। 2 कितनी बार आया, 4 बार, 2 कितनी बार आया, 4 बार, और 5 कितनी बार आया, 1 बार, तो ये कैसा हो गया, शांत तो हो गया कि नहीं, मैंने क्या बताया 5 और 2 के फैक्टर होने चाहिए, तो ये कैसा फैक्टर हुआ, शांत दशमलव हुआ। ये दशमलव बाद क्या होगा, यानी अभी कितने अंक बाद शांत होगा, 4 अंकों बाद, 1 2 3 और 4, यानी 4 अंक बाद शांत हो जाएगा। इधर 5 का फैक्टर तो है लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अशांत। कैसा हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अशांत
दशमलव। फिर इसके बाद इसको देखते हैं, इसमें क्या है, सिर्फ 2 ही का फैक्टर है, ये भी तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार 2 आया है। 2 का फैक्टर कितनी बार आया 6, इसका मतलब ये भी क्या है शांत होगा। कितने अंक बाद शांत होगा, दशमलव कितने अंक बाद 6 अंक बाद शांत हो जाएगा। और फिर ये 17 और 3 दोनों 5 और 2 के फैक्टर नहीं थे, कैसा हो जाएगा अशांत दशमलव। कैसा हो जाएगा अशांत दशमलव। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जिनमें बड़ा बड़ा फ्रैक्शन हो और उसमें कुछ आंसर पूछे, तो हम उनको शांत और अशांत से ही लगा सकते हैं कि अगर वो शांत है और कुछ अंक बाद कट रहा है तो वो शांत वाले में ऑप्शन में अप्लाई कर देंगे, अगर अशांत है तो अशांत वाले ऑप्शन में अप्लाई कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने शांत और अशांत दशमलव पढ़ लिए होंगे। क्या कि परिमेय संख्याएं हैं अगर, तो उसको मैं दशमलव संख्याओं में कैसे बदलूंगा, मतलब दशमलव के रूप में कैसे बदलूंगा। ठीक, तो इसके बाद मैं आता हूं कि अगर कोई संख्या दशमलव में है, किस फॉर्म में है, दशमलव के रूप में है, तो उसको हम भिन्नात्मक रूप में कैसे बदलेंगे। आज हम डिस्कस क्या करेंगे, अगर कोई संख्या दशमलव के रूप में है तो उसको हम भिन्न के फॉर्म में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले 0.475 ये पहला एग्जांपल है। ठीक, ये क्या है एग्जांपल है, इसमें ना कोई बार है ना सिंपल है, ऐसे नॉर्मल लिखा हुआ है। तो इसको अगर हमें P/Q यानी परिमेय संख्या के फॉर्म में बदलना है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे देखेंगे, एकदम देख लीजिएगा कि इस पे कोई बार या कोई सिंबल नहीं है। अगर ऐसी कोई संख्या मिल जाती है तो उसको दशमलव में बदलने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, यहां से गिनना स्टार्ट करेंगे। क्या 1 2 और 3, इसको क्या लिखेंगे 475 ऊपर लिख देंगे, नीचे 1 लगा के कितने 3 जीरो, यानी 1 2 3 जीरो लगा देंगे, ये फ्रैक्शन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर दूसरा नंबर है क्या 0.876, इसको हमें अगर परिमेय संख्या के रूप में बदलना है तो क्या 1 2 3 है, तो 876/100 ये हो जाएगा हमारा। हाँ, इसका सिंप्लीफिकेशन भी कर लेना है, नहीं तो सिंप्लीफिकेशन ना करने का वो है। अगर थर्ड नंबर में इसी तरह क्या लिखा 0.82, तो 82 में क्या होगा 1 2, यहाँ 82 लिख दो, बटे में क्या है 1 के बाद 2 जीरो। इसी तरह चौथा नंबर है, अगर लिखा है 0.7869, तो इसके लिए क्या करेंगे 7869 और इसके बाद कितने 1 2 3 4 अंक हैं, तो यहाँ क्या हो 1 2 3 4 अंक लिख देंगे और फिर इनको सिंप्लीफाई कर देंगे, जिससे कटता है हम काट देंगे, यानी इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना मैंने बताया था आप सभी लोगों को, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस बात को समझ लिया होगा। सिर्फ जिनमें अगर कोई बार नहीं लगा, कुछ नहीं लिखा, तो उसको परिमेय संख्याओं में बदलने के लिए हम लोग क्या करते थे, कुछ नहीं, बस गिनना शुरू करते थे। 1 2 3 अंक है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक है, तो उन अंकों को लिखते थे और अपान में 1 के बाद उतने ही जीरो लगा देते थे। यहाँ कितना है 3 है, तो 3876 मैंने लिखा और उसके बाद क्या हुआ दशमलव के बाद 3 जीरो लगा दिए। अगर मान लो ऐसी कोई संख्या लिखी है, जैसे ऐसे लिख दिया कि 0.002, इसमें भी कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ तो हमारे पास क्या दो ही नंबर है, तो 2 लिखेंगे, उसके बाद दशमलव के बाद कितने अंक 3, इसको क्या हो 2/1000 ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। इसी तरह हम बाकी संख्याओं को करते रहेंगे, ठीक है ना। और ये तो हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म किनका, जिन पर कोई बार का चिन्ह नहीं लगा है या कोई और चीज नहीं लिखी हुई है, उनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इनका सिंप्लीफिकेशन जरूर कर लेना, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म ही दिया रहेगा। 2 एकम 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, ये कितना हो जाएगा 1/500, ठीक है। इसी तरह इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, जहां तक ये कटता है कटना शुरू कर देंगे। तो 1000, इसमें तो कुछ कॉमन हमें दिख नहीं रहा, देख लीजिएगा आप लोग, ये किससे कट रहा है 2 से कट रहा है, 2 चौको 8, 2 एकम 2, इधर 50, कितना 41/50, इधर 876 है बटे 1000। तो अभी तो इसको हम 2 से काट ही देते हैं, 2 चौको 8, फिर 2 चौको 8, 2 तिहाई 6 और 2 8 16, इधर कितना हो जाएगा 500। अभी और कट रहा है, ठीक, 2 बार 2 से और काट देते हैं, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 2 दूनी
4 और 2 एकम 2, 2 नवा 18, फिर इसको 2, ये कितना हो जाएगा 250, यानी कितना हो जाएगा 219 बटे 250। इसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। इस फॉर्म को आप चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये साथ 25 से कट रहा, 25 से कटा काट दो, 25 को 140, इधर 25 से काटेंगे कितना होगा 25 से कम 25, और 25 के बाद इधर कितना बचा, कितने बार जाएगा 9 बार, यानी कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे 19/40। ये हमारा कितना हो जाएगा 19/40। इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। दशमलव को परिमेय संख्याओं बदलने के लिए सबसे पहले अगर उस पर कोई बार नहीं लगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके जीरो काउंट, दशमलव के बाद कितने अंक लिखे हुए हैं वो काउंट करेंगे, उन अंकों को सेम टू सेम लिख देंगे, उसके बाद एक के बाद उतने ही जीरो लगा देंगे। ये हमारा पहली संख्याओं का निरूपण हुआ। जो पहले जिस पर कोई बार नहीं लगा उन संख्याओं को कैसे निरूपित करते हैं ये हम लोग देख लिए हैं। ठीक, अब इसके बाद एक दूसरा एक है 0.6 पर बार। क्या है 0.6 पर बार है। इसको हमें किसमें बदलना है, परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। किसमें बदलना है, परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो इसके लिए हम पहले तरीके पे ध्यान देते हैं फिर ट्रिक पे। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.66666 कहां तक, इनफाइनाइट तक। क्योंकि जब बार होता तो इसका कोई अंत नहीं होता। दोबारा क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1 6 इसके बाहर आ जाएगा, तो 6 के बाद फिर क्या, फिर बाकी तो 6 रहेंगे ही, 6 6 6 6 6 कहां तक, इनफाइनाइट तक। क्योंकि इनफाइनाइट का कभी अंत नहीं होता। इसको इसके नीचे रख देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 0.66666 कहां तक, इनफाइनाइट तक। इसके बाद इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे। कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10 से 1 गया 9x, कितना हो जाएगा 9x। बाकी ये तो सब कट ही जाएंगे, बचेगा क्या 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/9। x बराबर क्या हो जाएगा 6/9। अगर ये कट रहा है सिंपल फॉर्म में आ रहा, सिंपल फॉर्म में कर लेते क्या हुआ, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी कि इसको क्या ले सकते हैं 2/3। ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। यानी अगर एक संख्या है उसके ऊपर केवल बार लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, उसी संख्या को लेंगे, उसके आगे ऐसे लिखते चले जाएंगे। उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जितना होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक दूसरा है बराबर 0.35, कितना है 0.35। ये संख्या लिखी पड़ी है। अगर ऐसी संख्या लिखी है तो हम क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे हम करेंगे 10, इसको लिखेंगे कैसे, x बराबर हो जाएगा कितना 0.35 इनफाइनाइट तक। अब देखो दशमलव के उस पर कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन 2 संख्याओं को इधर लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 100x बराबर कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 35 इधर आ जाएगा। 35 हम लोग 35 ये भी कितना चला जाएगा इनफिनिट तक। फिर वही इसको इधर लाके घटाते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 0.35 कहां तक जाएगा इनफिनिट तक जाएगा। फिर इसको घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो इधर क्या हो, इधर वाला सब कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना बचेगा 99x बराबर 35। तो x बराबर कितना हो जाएगा 35/99। कितना हो जाएगा 35/99। यही इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, और यहां लिखा है 0.43 पर बार। कितना लिखा है 0.43 पर बार है। इसमें क्या लिखा है 0.43 पर बार। फिर से x बराबर इसको क्या लिखते हैं 0.43 कहां तक इनफिनिट तक। कहां तक ले जाते हैं इनफिनिट तक। अब हमने क्या कहा 2 संख्याएं रिपीट हो रही, जितनी संख्याएं रिपीट हो रही उतने जीरो से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसमें 2 है, जिसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 100x बराबर 43 यानी 43 इस तरह इनफिनिट तक ये भी चला जाएगा। फिर से इसको घटा दिए क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना 99x बराबर 43। तो x बराबर हुआ 43/99। ये इसका हुआ आंसर। ठीक, यानी अगर ऐसी संख्याएं हमें लिखे मिल जाती हैं तो
उनको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सीधे सीधे हम इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर राइटिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा हुआ, अगर इसको हम देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, इससे हमें ट्रिक्स क्या मिलती है। अगर हम देखना चाहें, हमें कुछ मिला, क्या मिला कि अगर 0.43 पर बार है, इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, परिमेय संख्याओं के भाग रूप में लिखना है। तो हमने क्या किया, 43 लिखा, अपॉन में क्या हुआ, दो अंक बाद दशमलव था, दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो यहाँ 99 ले लिया। अगर इसी तरह होता 0.834 दोनों पर बार होता तो हम क्या करते, 834 और बाद में क्या 3 अंक थे, 3 9 ले लेते। इसी तरह अगर 4 अंक पर होता, इसी तरह क्या होता, अगर 4 अंक पर होता 0.84936 अगर ये होता और इस पर बार लगा होता तो हम क्या करते, 8436 अपॉन 9999, ये हमारा आंसर हो जाता। तो अगर ऐसी संख्याएं मिल जाती हैं तो हम क्या करेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को ना करके हम क्या इस तरह इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रहे कि बार जो है सब पे लगा होना चाहिए, सिर्फ कुछ छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट जाता है तो उसके लिए कुछ दूसरा नियम आ जाता है, ठीक ना। तो आप लोग कोशिश ये करिएगा कि इसको प्रैक्टिस में लाइए। जैसे अगला क्वेश्चन है, यही लिख दिया जाए 5.2, इसे लिख दिया जाए 5 यानी 5.2 पर बार, तो 5 तो पूरा फ्रैक्शन ही है ना, 5 को 5 ले लिया और इधर क्या लिख दिया 2/9, ये हमारा आंसर हो गया। अगर ऐसे मिल रहा है तो ऐसे ले लो, नहीं तो 9 बचे 45 और 2 47, 47/9, ये भी आंसर में मिल सकता है। इनमें से कोई भी आपको आंसर में मिल सकता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम चाहें तो क्या लिखा हुआ है 23.43 पर बार, तो हमने क्या कहा, कुछ नहीं, यही 23 सही 43/99, ये इसका आंसर हो गया। सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन लिखा है 0.671, इस पर पूरे पर बार लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 671 अपॉन 999, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इनको सिंप्लीफाई करना आप लोग अपने हिसाब से, अपने स्तर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, सिंप्लीफिकेशन आप हमेशा अपने हिसाब से करिएगा। अब ये तो हमारी बात हो गई थी कौन सी, कि अगर संख्याएं यही किस फॉर्म में हो कि दशमलव के बाद सारे अंकों पर बार लगा हुआ है। एक दूसरा तरीका भी है, दूसरी चीज भी है। इसके बाद 3, जब संख्याओं के ऊपर कुछ पार्ट छोड़ के बार लगा हो, जैसे यहां लिखा है 0.743 और किस पे लगा है, बार लगा है किस पर, इस पर 4-3 पे लगा है, किस पर लगा है 4-3 पर लगा है, और 7 पर नहीं लगा, 7 पर नहीं लगा। तो इसको हम करेंगे कैसे, एकदम सिंपल सी बात। एक तरीका तो हमारे पास है ये, x बराबर, तो इसको हम लिखेंगे क्या 0.743। अब यहाँ 7 रिपीट नहीं करेगा क्या, जिस पर बार लगा है सिर्फ वही रिपीट करेगा, 434343, इस तरह कहां चला जाएगा डिफरेंट तक। इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, पहले क्योंकि ये 7 है, क्या है 7 है, 7 पर बार नहीं है, तो हम सबसे पहले इसको पॉइंट के पहले लाएंगे। 7 होता 7-4 कुछ भी होता जिस पर बार नहीं है, मान लो यही 7-8 होता, तो बार जिस पर बार नहीं है उसको सबसे पहले पॉइंट के दूसरी तरफ लाने की कोशिश करें। तो दूसरी तरफ कैसे आएगा, यहां हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x बराबर 7.43434343 डॉट 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 इन्फिनिट तक, ये चला जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, ये जिस पर बार लगा उसको इसी पैटर्न में हम फिर से क्या दशमलव के पहले लाने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम चाहें तो इसमें या इसमें इस संख्या में किससे गुणा कर दें 1000 से, क्योंकि 1000 पे गुणा करेंगे तो तीनों अंक दशमलव के दूसरी तरफ चले आएंगे। तो हमने क्या किया, इसी संख्या में 1000 से गुणा कर दिया, तो 1000 x बराबर कितना हो गया 743.434343 कहां तक चला गया इनफ्रंट तक। अब इसको घटा लिए, कितना आ गया
1000 से 10 गए, कितना आ गया 990। x बराबर, अब यहाँ इस 743 से 7 घटाएंगे कितना होगा, 13 से 7 गए 6, और इधर कितना बचा 3, इधर 7, यानी 736 कितना आ गया 13 से। अब इसको नीचे लिख के घटाना है, लेकिन हम वैसे घटा लिए, जैसे हमें करना क्या चाहिए भाई, ये छोटी है तो इसको यहाँ लिखेंगे, क्या होगा 10x बराबर 7.43434343 इनफिनिट तक, ऐसे लिखना चाहिए कायदे से। ठीक, इस तरह से लिख देते, लिखने के बाद घटाते, तो यहाँ कितना आ गया 990, और यहाँ कितना आएगा 13 से 7 गए 6, इधर बचा 3 3, इधर 3 3 में तो 3 3 पूरा उतर आएगा 736। तो x बराबर कितना हो जाएगा 736 बटे 990, कितना हो जाएगा 736 बटे 990। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, कितने से कट रहा है, कट अभी 2 से कट रहा है, 2 से काट के देख लेते हैं। 2 3 6, 2 6 12, 2 8 16, इसको 2 से काटते हैं, 2 से कट रहा है, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 9 18, और फिर 2 पंचे 10, यानी कितना होगा 368 बटे 495। इसका सिंपलेस्ट यानी परिमेय संख्या के रूप में फॉर्म क्या हो जाएगा, यही 468 बटे 368 बटे 495। इसी का अगर हम दूसरा एग्जाम्पल करना चाहें, इसी का अगर हम लिखा है 0.712 ऐसे लिखा है, इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इसी संख्या को इस यानी इस 7 को जिस पर बार नहीं लगा उसको दशमलव x बराबर लिखेंगे। तो x बराबर इसको ऐसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा x बराबर 0.712 कहां तक चला जाएगा, इनफिनिट तक चला जाएगा। फिर उसके बाद इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस 7 को बाहर लाएंगे, तो 7 को बाहर लाएंगे किससे गुणा करना होगा 10, तो 10 से क्या हो जाएगा 7.12 इनफिनिट तक। ठीक, 1 2 कहां तक, इनफिनिट तक। फिर इस संख्या को बाहर दूसरी तरफ लाने की कोशिश करेंगे 10, तो इस संख्या को बाहर कैसे लाएंगे, इसमें 1000 से इसमें 100 से, तो 1000 से जब पहले वाली संख्या में गुणा की तो 1000, x बराबर कितना हो जाएगा 712.12 इस तरह इनफिनिट तक चला जाएगा। फिर वही इसको नीचे ला के रख देंगे, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 7.12 कहां तक, इनफिनिट तक। इसको घटा दिए, कितना हो गया हमारा 990x बराबर 12 से 7 गए 5, इधर कितना बचा 0, इधर 7, कितना हुआ 705। तो x बराबर कितना हुआ 705 बटे 990, कितना हुआ 705 बटे 990। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे कितना होगा 5 एकम 5, कितना बचा 4, 5 9 45, फिर 45 में फिर कितना बचा 4, और इधर हो गया 40, तो 5 8 40, इसको 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 70 है, 5 एकम 5 2 बचा, 5 चौको 20, 5 एकम 5 यानी कितना होगा 141 बटे 198, 141 बटे 198, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 15 दशमलव या 0 से ले लो, 0.712 था, इस पर बार लगा हुआ, तो क्या हुआ इस 7 को इससे घटा रहे थे ना, यानी 712 से हम 7 को घटा दे रहे थे, 712 से हम क्या कर रहे थे 7 को घटा दे रहे थे, और बाद में ये 2 बार जिस पर बार लगा वो कितनी बार है 2 बार, तो इसको 9 लिख देते थे, और जितनी बार ये दशमलव के बाहर संख्या उतने 0 लिख देते थे, वही हमारा आंसर मिल जाता था। अब इसी तरह इसको सॉल्व करें, करके आंसर बता ही चुके हैं। अगर लिखा मिल जाए क्या 0.123 पर बार, कितना लिखा 0.12 और 3 पर बार, तो इसमें क्या करेंगे हम पहले लिखेंगे क्या 123, घटाएंगे इससे क्या 12, और कितने पर बार लगा हो 1 पर, उसके बाद कितने 0 लगा देंगे 2 0 लगा देंगे। ठीक, अगर यही हम कोई और संख्या ले लेते हैं क्या 4 7 8 9 पर बार लगा दिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 4 7 8 9 माइनस 4 7 कितने पर बार लगा हुआ है 2 अंकों पर बार लगा, तो 2 बार
9, और कितने पर बार नहीं लगा, 2 पर बार नहीं लगा, इसको 2 बार 0। इसको सॉल्व करके हम लोग अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व करके अपना आंसर पता कर लेंगे और मिल जाएगा। तो भिन्न क्या है, बिना बार के, यानी 0.025 लिखा तो हमने क्या कहा, इसको गिनते थे, गिनने के बाद क्या 25/1000, ये हमारी हो जाती थी क्या, इसका परिमेय रूप हो जाएगा। सरलीकरण आप कर लीजिएगा, सरलीकरण आप लोग कर लीजिएगा। दूसरा स्टेप क्या था कि अगर लिखा है 0.356, इस पर बार लगा हुआ है, तो हम क्या करते थे, 356 को ऐसे लिखते थे और 3 बार 9 लिख देते थे, तो ये हो जाता दूसरा तरीका। तीसरे पे क्या था कि अगर लिखा है 0 लिखा है 13576 और इस पर बार लगा हुआ है, तो हम क्या करते थे, पहले पूरी संख्या लिखते थे, क्या 13576, उससे जिस पर बार नहीं लगा हुआ था होता था उसको घटा दिया करते हैं। घटाने के बाद फिर क्या करते हैं, जितने पर बार लगा हुआ है उतने 9 लिख देते थे और जितने पर बार नहीं लगा हो उतने 0। तो ये 3 तरीकों से हम इन चीजों को बना सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी किसी भी दशमलव संख्या को P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या है, ऐसे इसको लिख सकते थे 3 तरीके से। अगर बार नहीं लगा तो क्या तरीका था, 1 पर बार लगा है तो क्या तरीका था, अगर किसी को छोड़ के बार लगा हुआ है तो क्या तरीका था। तीनों तरीके मैंने डिस्कस कर लिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको सही से प्रैक्टिस करेंगे और जो भी